अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए अब नावल का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये नावल अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और इंशाल्लाह इसके बाद मैं इसका सीज़न 3 स्टार्ट करूँगी। सीज़न 3 अभी कंटिन्यूज है, तो फिर जैसे जैसे राइटर वो लिखती जाएगी तो मैं उसको साथ साथ ही अपलोड करती जाऊँगी। कमरे में दाल होते ही उसने माहिम को नीचे उतारा, जबकि वो हैरत से पूरे कमरे का जायजा ले रहे थे। हवेली का साहिर का कमरा सजा हुआ था। हवेली में साहिर का कमरा सजा हुआ था, लेकिन यहाँ ये कमरा उससे ज्यादा खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। जबकि बेड के ऊपर दीवार पर उसकी और साहिर की निकाह की खूबसूरत ही तस्वीर लगी हुई थी। जाओ उसे पहन कर आओ। साहिर के पापा माहिम ने चौंक उसकी तरफ देखा। उसके हाथ में वो नेट की शॉर्ट ड्रेस देखकर आंखें पूरी खुल गई। ये पहन कर आओ, ये पहनने लायक है? हाँ महिम जान, ये पहन कर आओ, आप खुद ही पहन ले। अगर ये मुझ पर अच्छा लगता तो मैं जरूर पहनता, लेकिन ये मेरे लिए नहीं है, इसलिए शराफत से जाकर उसे पहन कर आओ। नहीं पहननी मुझे। सैर के बाबा कहने पर उसने झंझलाकर कहा। उसके कहने पर इस बार सैर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचा, जिसकी वजह से वो सीधा उसके चौड़े सीने से टकराया। तुम जानती हो ना, मैं पहले भी तुम्हारे कपड़े चेंज करवा चुका हूँ, दोबारा करने में मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके कहने पर महिम ने जल्दी से उसके हाथ से वो ड्रेस लिया और वॉशरूम में घुस गए। 5 मिनट गुजरे, 10 मिनट गुजरे, 15 मिनट गुजरने के बाद उसे दरवाजा खुलने की आवाज आई और माहिम को देखकर लबूबा बेइख्तियार मुस्कुराहट फैल गई। वो ड्रेस माहिम के घुटनों से भी ऊपर आ रही थी और खुद वो अपनी आंखें बंद किए वॉशरूम के दरवाजे के पास खड़े थे। साहिर ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा, उसे जाकर आईने के सामने खड़ा कर दिया। चंद सेकंड बाद माहिम को अपनी कमर और पेट पर उसके हाथों का लम्स महसूस हुआ, जिससे उसने अपनी आंखें मजीद बीच चली। आंखें खोलो माहिम। मुझे नहीं खोली, मैं कम से कम आप तुम पर सहती नहीं करना चाहता, इसलिए आंखें खोलो। माहिम ने आस्था से अपनी आंखें खोली और पहली नजर अपने पेट पर गए, जहां पर वो खूबसूरत सी चेन बांधी हुई थी। शायद उसे यकीनन यही कमर बंद पहना रहा था। जब उसे उसका लम्स अपने पेट पर महसूस हुआ था। कैसी लगी? अच्छी है। उसे नजर झुका ली जब साय ने उसे पीछे से अपने हसाम में लेकर उसके कंधे पर अपने थोड़ी डाल दिए। तुम्हारे लिए मुझे उससे ज्यादा अच्छा कोई तोहफा नहीं मिला था। तुम्हारे नाजुक वजूद का तस्वर जहन में आती मुझे ये चीज सबसे ज्यादा बेहतरीन लगी। उसके बिखरे बाल एक तरफ करके साय ने उसकी गर्दन पर अपने लब रखे। उसका रूह अपने जाम करके साहिर बहकी बहकी नजर से उसके घबराए हुए रूप को देखने लगा। उसका शर्माना घबराना साहिर की नजर में से मजीद हसीन बना रहा था। अगले ही पल वो माहिम के लबों को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। उसके शिद्दत बड़े अंदाज पर वो मचली, लेकिन बिना उसकी परवाह किए वो उसके लबों पर झुका रहा था। काफी देर बाद उन्हें अपनी कैद से आजाद किया। उसके लबों को आजाद करके साहिर ने उसका वजूद अपनी बाहों में उठाया, उसे बेड पर लटाकर खुद उस पर झुक गया। माहिम ने घबरा कर अपने चेहरे का रुख मोड़ लिया। उसे ज्यादा वो और कर भी क्या सकती थी। जानती थी आज रात फरार मुमकिन नहीं थी। साहिर ने उसके चेहरे पर हाथ रखकर उसका चेहरा अपनी जानब किया। उसकी झुकी हुई नजरों पर अपने लब रखकर उसके लबों को फिर से अपने कैद में ले लिया। आंखें खोलकर वो कब से अपने करीब सोए हुए शामी को देख रही थी, जो सोते हुए इंतहा का खूबसूरत लग रहा था। हयात ने हाथ बढ़ाकर उसके बेतरतीब बालों को सही किया। जब शामी ने अपनी नींद से बड़ी हुई आंखें खोलकर उसको देखा और उसको देखते ही हयात ने जल्दी से अपना हाथ पीछे किया, जैसे कोई करंट लग गया हो। इस तरह की हरकतें करोगी फिर मैं तुम्हारे करीब आऊंगा और फिर तुम शिकायत करोगी, ये तो गलत बात हुई ना जान। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस आपके बाल ठीक कर दिए। अच्छा तो करो, रुक क्यों गई? उसे शरारती नजर से हयात की तरफ देखा। मैं कर चुकी हूँ। वो उड़कर जाने लगे जब शामिर ने अपना हाथ उसकी गिरफ्त में लेकर उसे अपने करीब कर लिया। शामिर प्लीज मुझे जाने दे, पहले मेरी मॉर्निंग किस तो। उसके कहने पर हयात ने जल्दी से उसके माथे पर अपने लब रखे। उसकी इस हरकत के बाद शामिर कोई गुस्ताही कर पाता उससे पहले वही वो अपना आप उसकी गिफ्ट से छुड़ाकर तेजी से भाग चुके थे। साहिर प्लीज छोड़े मुझे, नींद आ रही है। नींद से बड़ी हुई आंखें बामुश्किल खोलकर उसने अपने पर झुके हुए साहिर से कहा। सुबह हो चुकी थी, लेकिन वो अभी तक साहिर की बाहों में क्या थी और अब तो नींद से उसका बुरा हाल हो रहा था। अब सोकर क्या करोगी तुम? ये तो लोगों के उठने का टाइम होता है। उसकी हालत देखकर साहिर ने मुस्कुराते उसके गर्दन पर अपने लब रखे, जहाँ उसकी शिद्दतों के निशान बिखरे पड़े थे। उसके जवाब में महिम उसे ये भी ना कह सकी कि सारी रात उसे सोने कब दिया था, जो अब उठने वाली बात कर रहा था। छोड़े मुझे। उसने हल्की से उसके बढ़ाना सीने पर मुक्का मारा, जिस पर साहिर ने उसे दूर हो गया और वैसे भी वो उसे कुछ ज्यादा ही सता चुका था। उसके छोटे ही माहिम उठकर जाने लगे जब साहिर ने उसे फिर से अपने करीब खींचा, जिससे वो सीधा उसकी गोद में आकर गिरे। ये क्या हरकत है? तुम्हारा दिल का सरापा मुझे इस बात की इजाजत नहीं दे रहा कि मैं तुम्हें खुद से दूर करूं। साहिर ने अपना चेहरा उसके बालों में छुपाया और अपना हाथ उसके घुटने से ऊपर फेरने लगा, जिस पर महिम ने घबराकर जल्दी से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। प्लीज छोड़ दे। उसकी मासूम सी आवाज सुनकर साहिर ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही इस बार
बिना नमाज आए के वो सीधा वॉशरूम में भागे। सारी तैयारियां करके वो सब लोग मैरिज हाल के लिए निकल चुके थे। आज आहान की रुखसती थी, इसलिए आज का सारा दिन भी मुस्तफियत बड़ा गुजरा था। बारात के आते ही उनका बेहतरीन इस्तकबाल हुआ और थोड़ी देर बाद शांति को आहान के बराबर लाकर बिठा दिया गया। आज तो तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। उसने गहरी नजर से अपने बराबर बैठी अपनी दोस्त प्लस बीवी को देखा, जो इस वक्त मेरून रंग के लहंगे में आज बहुत ही मुख्तलिफ लग रहे थे। मैं हूं ही खूबसूरत, उसने एक अदा से जवाब दिया, जिस पर आहान पास मुस्कुरा कर आ गया। शांति की बार बार खुद की तरफ उठती नजरें उसे ये एहसास दिला रही थी कि उससे वो अच्छा लग रहा था। वैसे भी उसने इस वक्त शांति की पसंद से ड्रेसिंग की हुई थी। यूनिवर्सिटी टाइम में कितनी ही बार वो आहान को ये बात बता चुकी थी कि अपने होने वाले दूल्हे को लाइट ब्राउन कलर की शेरवानी पहनाएगी और खुद अपनी पसंद से। उसे शेरवानी लाइट ब्राउन कलर की पहनी हुई थी। वो शेरवानी शांति की पसंद की नहीं थी, लेकिन कलर तो उसका पसंदीदा था ना। आज आहान के रुख के साथ साथ वजात खान का भी निकाह था। उन्होंने ये बात सब घर वालों के सामने कही थी, जिस पर पहले तो सब खामोश ही थे, लेकिन फिर थोड़ा सोचकर मुतसिम ने आरब से इस बारे में बात कर ली। उसकी बात सुनकर पहले तो वो अच्छा हंसा था, क्या ये भी कोई उम्र होती है शादी करने की। वो इस फैसले के हक में बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन बाद में आमना और मुतसिम के समझाने पर उनके निकाह के लिए हामी पा ले। आहान के साथ आज इन दोनों का भी सादगी से निकाह होना था। वो हैरत से कभी अपने हाथ में पकड़ी इस महमली डिब्बी को देखता, जो कि एनस को देकर गई थी, तो कभी अपने सामने खड़ी मिसाल को। वसी ने स्टेज पर बुलाया था, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो किस लिए बुला रहा है। आज उसकी मंगनी थी और उसे अब ये बात पता चल चुकी थी। वसी ने आरफ से पहले इन दोनों और रिश्ते की बात कर ली थी और आरफ के इकरार के बाद इन दोनों ने यही फैसला किया था कि शादी के घर की शादी में ही ये काम भी अंजाम हो जाए। अभी वो क्यों बता रहे थे, सारी दाल पका ली और मुझे बताया भी नहीं। शुक्र कर दाल खाई तो है ना। आहान ने उसकी फजूल सी बात सुनते हुए चिड़का कहा, तो खा पी लेते, इतना ड्रामा ना कर। नहीं करनी मंगनी तो अंगूठी वापस कर दे। मुतसिम ने उसके हाथ से बॉक्स लेना चाहा, जब अपने नहरे बारी पड़ते हुए देखकर उसने जल्दी से अंगूठी बाहर निकाली। मैं मजाक करा था, सीरियस क्यों होते हैं। मिसाल का हाथ पकड़ उसने जल्दी से उसकी उंगली में अंगूठी पहना दी, जबकि उसकी इतनी जल्दबाजी पर सबके कह के छूटे। उसने अपना हाथ मिसाल के सामने किया, जिसके देखकर उसे भी एंगेजमेंट रिंग एहाब की उंगली में पहना दी। मुझे तो लग रहा था कि तुम नहरे दिखाओगी, इतनी आराम से तुमने मुझसे मंगनी कर ली। ये बात उसे सुकून नहीं लेने दे रही थी कि मिसाल ने इतनी आराम से उसके साथ एक रिश्ता बांध दिया। घर वालों ने थोड़ा समझाया और फिर मैंने सोचा और हाँ कह दिया। वैसे भी मुझे तुम जैसे इंसान की तो तलाश थी। हैं, सच कह रही हो? उसे हैरत से पूछा, जैसे कुछ गलत सुन लिया। हाँ, जो तुम जैसा बुजदिल लो, जिसकी हिफाजत मैं करूँ, जो मुझसे दब कर है। दबने वाला तो मैं किसी से भी नहीं हूँ, सवाए पापा और साहिर भाई के। और जहां तक बात है हिफाजत की, तो इतना गया गुजरा भी नहीं हूँ अपनी हिफाजत भले ना कर सकूँ, लेकिन अपनों के लिए तो जान भी दे सकता हूँ। उसे नजरें मिसाल के चेप पर टकाए हुए कहा। उसका हाथ पकड़कर उस पर अपने लबड़ा दिए, जबकि उसकी इस हरकत पर मिसाल ने जल्दी से अपना हाथ पीछे किया, जिस पर एहाब ने कहका लगाया, वैसे तो बड़ी बहादुर बनती हो, पर इतनी सी हरकत पर सारी बहादुरी निकल गई। वो ये बात सोच समझ कर रह गया था, पर जबकि चेहरे की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। कितनी प्यारी है ना, किसकी बेबी गर्ल है। उसने पीछे की गोद में मौजूद हुरैम को देखते हुए कहा था और खुद उसे अपनी गोद में उठा लिया। बच्चे तो उसे वैसे भी हमेशा से पसंद है, लेकिन ये गोल मटोल सी बच्ची हाथ से ज्यादा प्यार थी। जरियाम की बेटी है, मैं उसे अपने साथ रख लूं हाला जानी? ठीक है, बस ध्यान रखना ये बहुत ही बेचैन है, और ये रख लो। अपने बैग से रुमाल निकालकर उसने इर्तिजा को दिया। ये किस लिए? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। उसे रुमाल पकड़ लिया और थोड़ी देर में उसे वाकई पता चल गया था, क्योंकि हुरैम अपना हाथ बाबा मुंह में ले जाकर अपना हाथ और मुंह गिला करे जा रहे थे और अपनी इस हरकत से वो इर्तिजा को मजीद क्यूट लग रहे थे। अपना नाम तो बता दो। रुखसती का टाइम होता उसे शांति के पास जाना था, लेकिन अल्लाह जाने कौन था ये बंदा जो उसके पीछे पड़ गया था। क्या करना है तुम्हें मेरा नाम जानकर? उसने अपने सामने खड़े इकरार को घूरते हुए कहा, जो कब से उसके पीछे पड़ा हुआ था। इकरार? आरिफ को तुमसे इकरार करना है। देखो तुम जो भी हो, तुम मिसाल को जानती हो ना, मैं उसका छोटा भाई हूँ। ज्यादा छोटा नहीं हूँ, सिर्फ 11 महीने छोटा हूँ। मेरा नाम इकरार है और मेरे वालिद का नाम आरिफ है और मेरी वालिदा का नाम आमना है। अब प्लीज तुम भी बता दो। अगर नमाज पढ़ते हो तो मेरा नाम वो है जिसे तुम हर नमाज में पढ़ते हो। अब ढूंढते रहो और मेरी जान छोड़ दो। उसे उलझ कर वो खुद वहां से भागे और इकरार उसका जवाब सोचने लगा। दुआ होगा? नहीं, दुआ तो मांगते हैं। सूरत? सूरत नाम थोड़ी होता है, हर नमाज में क्या पढ़ते हैं? वो खुद से बड़बड़ाते हुए कह रहा था और फिर उसे पता चल ही गया कि उसका नाम क्या होगा। सना।
यकीनन लड़की का नाम सना ही होगा। एक्साइटेड होकर वो वापस उसे ढूंढने लगा, जो पता नहीं अब कहाँ गायब हो चुके थे। शारजिल की रुश्ती का वक्त होते ही दादा जान ने भी अपनी रुश्ती की बात कह दी थी, जिस पर सब भी हैरान हुए, क्योंकि ये बात तो तय हो चुकी थी। इन सब के वलीमे के दिन ही ये काम होना था, लेकिन वो अपनी बात पर बजीद रहे। उनका कहना था जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता, अगर वलीमे तक वो मर मरा गए तो फिर क्या होगा। इसलिए वो अपनी बेगम को अभी रुखसत करवाना चाहते हैं। उनके पापा आपने फकत अपना सर हिला दिया, उसके अलावा वो और करता भी क्या। हाविया मंगनी में वलीमे वाले दिन ही होनी थी, लेकिन मदर साहब के कहने पर आज ही हुई, क्योंकि बकौल उनके ये एक ही बात थी। वैसे भी आरफ और मदर साहब के दरमियान काफी अच्छे ताल्लुकात थे, बिल्कुल दोस्तों की तरह। इस उम्र में शादी अजीब तो लगा होगा ना, शायद तुम्हें शर्मिंदगी भी हुई होगी लोगों के सामने बताते हुए कि तुम्हारे दादा सुसर ने शादी का ली। वो दादी जान को दादा जान के कमरे में छोड़नी थी जब उन्होंने उसे अपने पास बिठा रखा। इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है, आपने कोई गलत काम नहीं किया, दादा जान ने आपसे निकाह किया है, तुम ऐसा सोचती हो। जी बिल्कुल, मेरे नजदीक तो ये बहुत ही अच्छी बात है, जिंदगी के दो तन्हा साथी एक साथ हो गए। इस वक्त तुम बोलते हुए बिल्कुल अपने बाप की तरह लग रही हो। उनके कहने पर वो बेसाता मुस्कुराती। जब भी कोई उसे उसके माँ बाप में मिलाता तो वो उसे खुद पर फख्र महसूस होता था। अस्सलाम वालेकुम बेगम। दादा जान ने कमरे में दाखिल होकर अस्सलाम किया, जिसे सुनकर बैठा बैठी दादी जान चौंकी और अस्सलाम का जवाब दिया। मुझे लगा अब बैठा बैठी मुझे शर्माई हुई मिलेगी। उनकी बात सुनकर दादी जान बेसाता हंसी। मेरे शर्माने के दिन तो कब के चले गए खान साहब। अरे अभी तो शर्माने के दिन शुरू में है, मुझे बुरा मत समझे, जवान लड़कों से ज्यादा रोमांटिक हूँ मैं। दादा जान ने अपनी जेब से मामूली डिबिया निकाली, उसमें मौजूद डायमंड रिंग निकाल कर दादा जान की उंगली में पहना दी और नरमी से उसके हाथ की पूंछ पर बोसा दिया, जबकि उनके इस अमल से दादी जान वाकई शर्मा गए। कहाँ थी तुम? मैं आपकी नई नई दादी जान के साथ थी। मेरी ही नहीं, तुम्हारी भी दादी जान है। उसका हाथ पकड़कर उसीरम ने उसे अपने बेड पर अपने करीब बिठाया। उसीरम, आपको पता है माहिर लाला और जरियाम के बच्चों को देखकर मेरा भी दिल चाह रहा है कि हमारे भी जल्दी से बेबी हो जाए। इंशाल्लाह वो दिन भी जल्दी आएगा जब छोटा सा उसीरम खान या फिर छोटी सी नूर खान हमारे घर में चकते फिर रहे होंगे। वो वक्त आने वाला है। उसने शर्माते हुए अपना सर उसीरम के सीने पर रख लिया, जबकि उसकी बात सुनकर वो हैरत से उसे देखने लगा। क्या कहा तुमने? हवेली में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, अम्मा साइन ने चेक किया तो उन्होंने बताया। उन्होंने क्या बताया? वो नजर जगता उसके चेहरे पर जमाए पूछा था। यही कि छोटा उसीरम खान या नूर खान आने वाली है। उसके अल्फाज सुनते उसीरम ने गहरा सांस लिया और पीकी आंखों समेत उसे अपने सीने से लगा लिया। किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने क्यों नहीं बताया? मैंने सबको मना किया था, मैं चाहती थी खुद आपको ये बात बताऊं, और तुम मुझे आप बता रही हो। सॉरी, सुबह से मौका नहीं मिल सका। उसने मासूमियत से उस सिरम की तरफ देखा, जिस पर उस सिरम ने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर शिद्दत से अपने लब रख दिए। उसका हाथ पकड़कर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसे शुक्र अदा करना था अपने मालिक का, अपने अल्लाह का, जिसने उसे यह दिन दिखाया, उसकी अंधेरी जिंदगी में नूरी नूर बिखेर दिया था। कमल खुद पर डालकर वो जैसे सोने के लिए लेटी, बजते फोन ने सारा मूड खराब कर दिया। उसने मोबाइल उठाकर देखा, जहां पर अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। हेलो, देखो तुम जो भी हो सुबह कॉल करना, इस वक्त मुझे बहुत ही नींद आ रही है। नाम तो सुन लो। बंदे को इकरार आरफ कहती है। उसका नाम सुनते ही सना की सारी नींद उड़न छू हो गई थी। इस नाम को इतनी जल्दी कैसे भूलती? वो ही शख्स था जो आज की सारी तकरीब में उसका दिमाग खाता रहा था। तुम्हारे पास मेरा नंबर कहाँ से आया? एहाब बन गया है मेरा बहनोई, और अहान भाई हैं उसके प्यारे से दोस्त, और कजन तो बस चुपके से उनका फोन लेकर तुम्हारा नंबर निकाल लिया। उसे मजे से उसे पूरी बात बताई, जिसे बहुत ही फहर का काम किया। क्या मसला है, क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? सीधी सी बात है मिस सना, तुम मुझे अच्छी लगी हो, टाइम पास करने वाला बंदा नहीं हो। तुम अब भी लगी हो और तुम्हें लाइफ पार्टनर के तौर पर मुंतहिब करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ कबूल करोगे? तुम्हें उसके लिए मेरे पेरेंट्स से बात करनी होगी, इसलिए तो फोन किया है। जिस तरह तुम्हारा फोन नंबर लिया है, इसी तरह तुम्हारा एड्रेस भी ले लूंगा। बस तुम्हारी इजाजत चाहिए, क्या मैं अपनी फैमिली के साथ तुम्हारे घर आ जाऊं? चंद लम्हे की खामोशी के बाद इकरार को उसकी आवाज सुनाई दी। आ जाओ। उसने कॉल काट दी और इकरार को उसका इकरार सुनकर बेइंतहा सुकून मिला, जबकि दूसरी तरफ से उसे सोचकर सना के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। ये बातें तो आज तक उसने सिर्फ फिल्मों ड्रामों में देखी थी। लड़की को देखा, पसंद आ गई, लड़का उसके लिए रिश्ता ले आया, लेकिन उसे नहीं पता था उसका साथ भी कुछ ऐसा ही हकीकत में होगा। लेकिन हो चुका था। वाकई में उसके भी हवाबों का शहजादा आ गया था, इकरार आरफ की सूरत में। वैसे तो ये गलत बात है, सबके घर में शादी हो रही है और ये लोग मुझे मंगनी पर ही टढ़ा रहे हैं।
उससे फ़ोन कॉल पर मौजूद दूसरी जानब मिशाल से कहा था, जिसका पिछले 30 मिनट से वो दिमाग खा रहा था, पहले तुम इस लायक तो बन जाओ कि तुम्हारी शादी की जा सके। और किस लायक बनना पड़ेगा मुझे? अब तो पापा के साथ उनका काम में हाथ भी बटाता हूँ। बहुत ही बड़ा एहसान करती हो, मत बटाया करो। मैं तो तुम्हारे वजह से कर रहा हूँ, जब हमारी शादी हो जाएगी ना तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। अच्छा, फिर क्या करोगे? कुछ भी नहीं। उसे लापरवाही से कांधे उचकाए, बस तुमसे प्यार करूंगा। तुम काम छोड़ दोगे और मैं कुछ नहीं कहूंगी। अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। अच्छा, तो तुम क्या करोगी? उसने दिलचस्पी से पूछा। ये बात उसने मजाक में कही थी कि वो काम छोड़ देगा। उसे मालूम था अब अगर उसे इस तरह की कोई हरकत की तो वसी उसे 4 कंधों पर बिठाकर ऑफिस लेकर जाएगा, लेकिन लेकर जरूर जाएगा। रोज तुम्हें अच्छी बीवी की तरह ऑफिस के लिए उठाऊंगी, अगर नहीं उठे तो मेरे हाथ भी बहुत अच्छे चलते हैं। मतलब तुम मुझे अच्छे बीवी की तरह मॉर्निंग किस दोगी? फिर तो मैं सारी जिंदगी काम कर लूँ। और सुनो, मैं सिर्फ लिप किस लूंगा। उसकी फरमाइश करी, जिसे सुनकर मिशान ने मुंह बनाकर अगले ही पल कॉल काट दिया। गंदा बेहुदा। उसे मुंह बिगाकर अपने फोन को देखा, कहा जिसे फोन को नहीं एहाब को देख रही हो। जबकि दूसरी तरफ एहाब बस हंसते हुए सोचने लगा कि उसकी बात सुनकर मिशाल के चेहरे के एक्सप्रेशन इस वक्त कैसे होंगे। क्या सोच रही हो? वसी ने उसके करीब बैठते हुए पूछा, जब कब से खामोश बैठी हुई थी। माहिम के जाने से घर कितना खामोश हो गया है ना वसी। हाँ, हो तो गया है, लेकिन क्या कर सकती हैं, ये तो रस्मी दुनिया है, उसे निभाना तो पड़ता है। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। उसने अपना सर वसी के कंधे पर रख लिया, जिस पर वसी ने उसके कमर के गिर्द बाजू हाल करके उसने मजीद करीब कर लिया। हम हिजाब की शादी कर देते हैं, उसकी बीवी आएगी तो घर की रौनक भी लौट आएगी। मेरे पास इससे भी ज्यादा अच्छा आइडिया है। वो क्या? हम भी आलम की तरह एक और मुहिम की तैयारी कर लेते हैं, ताकि हमारे घर की ये उदासी उसी की बदौलत खत्म हो जाए। उसके कहने पर ऐना ने गुड़कुस को देखा और उठकर जाने लगी, जब उसका हाथ पकड़कर वसी ने उसे अपने करीब खींचा और उसके ऊपर झुक गया। उसके कमरे में दाल होते ही शांति ने एक नजर उसको देखा और नजरें वापस झुका ली। तुम बाकी मर्दों की तरह मेरे हुस्न के कसीदे तो नहीं पढ़ोगे ना? उसके बैठ पर बैठते ही शांति ने कहा। तुम्हें बड़ा पता है कि मर्द औरतों के हुस्न के कसीदे पढ़ते हैं? कहानियों में तो यही पढ़ा है। कहानियों में पढ़े होंगे, पर मैं नहीं पढ़ूंगा। क्यों फजूल में टाइम जाया करना, सीधा काम के बाप पर आते हैं। उसके मजीद करीब आकर अहान उसके लब्बों पर झुकने लगा, जब शांजे ने अपना हाथ उसके लब्बों पर आ दिया। पहले मेरा गिफ्ट दो। उसके कहने पर अहान ने गहरा सांस लेकर साइड टेबल के दराज से एक बॉक्स निकाला, उसे शांजे की तरफ बढ़ाया। शांजे ने इस बॉक्स को खोलकर देखा। वो गोल्ड का लॉकेट था, जिसमें बने दिल में उसका और अहान का नाम लिखा हुआ था। कितना खूबसूरत है अहान, थैंक यू। इसमें बड़ा थैंक यू कहने की क्या जरूरत है? उसे शांजे की गर्दन से अपना पहना हुआ हार उतारा, उसकी नाजुक गर्दन में अपना पहना दिया, लाके पहना दिया और नरमी से उसके गर्दन पर अपने लब रख दिया। अहान, मैं चेंज कर लूं? उसके करीब आते ही शांति ने घबरा कर कहा, बात तो बस गिफ्ट की हुई थी ना, जो तुम्हें मिल चुका है। मैंने तुम्हारी बात सुनी। अब तुम मेरी बात सुनो, बल्कि सुनो नहीं, बस मुझे महसूस करो। उसे बैग पर लेटाकर अहान नरमी से उसके लबों पर झुका, उस पर झुकता चला गया। जरा ठहरो तो, कहाँ जा रही हो? शामी को कमरे में दाखिल होते देखकर वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागने लगे, जब शामिर उसका हाथ पकड़कर उससे अपनी जानब खींचा। शामिर, मुझे चेंज करना है, मुझे बहुत ही नींद आ रही है। रात को तो मैंने तुम्हें इतना सताया भी नहीं है, पूरे 4 घंटे के लिए तुम्हें सोने भी दिया था, फिर भी तुम्हें नींद आ रही है। प्लीज छोड़ दें। इस तरह बोलोगी तो मजीद प्यार आएगा। उसका चेहरा अपने हाथों के प्यालों में लेकर शामिर उसके माथे पर अपने लप रखे और उसे छोड़ दिया। शामिर के छोटे वॉशरूम की तरफ भाग गई और खुद वो भी ड्रेसिंग रूम में चेंज करने चला गया। थोड़ी देर बाद ही हयात चेंज करके बाहर निकली, जहाँ पर शामिर बैग पर लेटा हुआ था। उसके करीब जाकर हयात ने अपना सर उसे सीने पर रखा, जब शामिर ने उसे मजीद अपने करीब खा लिया और हयात ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली, जबकि दिल में खुदा का बेइंतहा शुक्र अदा किया, जिसके माँ बाप के जाने के बाद जिंदगी हाली काट दी थी, तो शामिर को जिंदगी में लाकर इस जिंदगी का हालीपन भी दूर कर दिया था। हुरम कहाँ है? कमरे में हुरम की गैरमौजूदगी को देखा उसने बेड पर लेटी हुई हुरैब से पूछा। मोटी को इत्तेजा ले गया। उसने अपनी मुस्कुराहट दबाकर कहा, देखो हुरैब, मेरी बेटी को इस तरह मत कहा करो। गलत तो नहीं कहती जरियाम? अच्छा, फिर जब तुम्हारा मोटा इस दुनिया में आएगा ना, तो मैं भी उसे ऐसे ही मुहब्बत किया करूंगा। भले कर लेना, मुझे कोई परवाह नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी। उसने लापरवाही से कंधे झुकाए, जिस पर जरियाम पास अपना सर नफी में हिला कर आ गया। तुमसे मुझे यही उम्मीद है। देखो, मैं तुम्हारी उम्मीद पर पूरा उतरी।
اس کے کہنے پر سریا مسکراتے ہوئے اس کے قریب گیا, اسے بیڈ پر لٹا کر خود اس کے اوپر جھک گیا. آج کل بہت ہی خوبصورت نہیں ہوتی جا رہی ہو, تمہیں تو میں ہمیشہ ہی خوبصورت لگتی ہوں, لیکن ماں بننے کے بعد کچھ زیادہ ہی حسین ہو گئی ہو, اور باپ بننے کے بعد تم کچھ زیادہ ہی چھچوڑے ہو گئے ہو. اس نے سلیم کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا, اسے خود سے دور کرنا چاہا جب اس کے دونوں ہاتھ اس نے بیڈ سے لگا دیے. ایسے مت بولو میری چورنی, میں بہت ہی شریف انسان ہوں, تمہاری ساری شرافت میں اچھے سے دے چکی ہوں. سریام اول نمبر کے چھچوڑے ہو تم, بے بنیاد الزام لگا رہی ہو تم. کیوں نہ واقعی میں ایسی حرکتیں کر دوں کہ کم سے کم یہ الزام بے بنیاد تو نہ رہے. اگلے ہی پل حرام کے سرہ لبوں پر جھکا اس نے حرام کی سانسوں کو خود میں قید کر لیا. وہ زریام شاہ کی چونی تھی, لوگوں کے وہ پیسے چراتی تھی, لیکن زریام شاہ کا اس نے دل چرایا تھا. حویلی پہنچتے ہوئے فوراً اپنے کمرے میں گئی اور چینج کر کے سیدھا جا کر بیڈ پر لیٹ گئی. ساحر نے کل ساری رات اسے سونے نہیں دیا تھا اور صبح سے سارا دن ایسی مصروفیت بڑا گزرا. اب تو نیند سے اس کا برا حال ہو رہا تھا. اسے سوئے ہوئے ابھی کچھ ہی وقت ہوا تھا جب اپنی رکتی سانسوں کے بعد اس کی آنکھ کھل گئی. اس نے نیند سے بڑی ہوئی آنکھیں کھول کر اپنے اوپر جھکے ہوئے ساحر کو دیکھا. اسے خود سے دور کیا. ساحر, میں سو رہی ہوں اور میں تمہیں پیار کر رہا ہوں, پلیز مات کریں, مجھے بہت ہی نیند آ رہی ہے. بیوی اپنی نیند بگاؤ, کیونکہ تمہاری یہ معصوم شکل دیکھ کر بھی میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا. اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ کر وہ پھر سے مہم کے لبوں پر جھک گیا. جس کے بعد ایک بات تو مہم نے دل میں طے کر لی تھی کہ کل وہ ساری چیزوں کو دفع کر کے دن میں ہی سو جائے گی, کیونکہ ساحر صاحب اس کی نیند کے اچھی خاصے دشمن بن چکے تھے. کیا سوچ رہی ہو؟ سار کھڑکی سے ٹکائے وہ سوچے میں گم تھی جب ماہر اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا. اس کی آواز سن کر ایزا چونکے. کچھ خاص نہیں, لیکن میں بہت ہی خاص سوچ رہا تھا. کیا؟ یہ کہ ان دونوں کو اماں سائن کے پاس چھوڑ کر آ جاتا ہوں. اس نے بیڈ پر سوئے ہوئے اسمیر اور المیر کی طرف اشارہ کیا. وہ کیوں؟ تاکہ تمہارے ساتھ پیار بڑے لمحات گزار سکوں اور بیچ میں مجھے یہ دونوں اپنے رونے سے ڈسٹرب نہ کریں. بالکل بھی نہیں. آپ کیوں اماں سائن کو رات کی اس وقت پریشان کر رہی ہیں؟ نہیں کرتا انہیں پریشان, پھر تم میں کر لو. ایزا کے کمر پر ہاتھ رکھ کر اس نے اسے اپنے قریب کیا. اس سے پہلے کہ وہ کوئی گستاخی کرتا, پیچھے سے المیر کے رونے کی آواز سن کر وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے. ماہر نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے اپنی گود میں اٹھایا, کہیں اس کی آواز سن کر دوسرا بھی رونا نہ شروع کر دے. اس کے چپ ہونے پر ماہر نے سکون بڑا سانس لیا. جب بیڈ پر لیٹا ہوا اسمیر رونے لگا, اسے روتا دیکھ کر المیر بھی دوبارہ رونا شروع ہو گیا. ماہر نے گہرا سانس لے کر ان دونوں کو اپنے بازو میں اٹھایا. اس کے ارادے ان دونوں کو دوبارہ سلا کر ایزا کے ساتھ وقت گزارنے کا تھا, لیکن وہ تھے کہ چپ ہی نہیں ہو رہے تھے. ایزا, تھوڑی ہیلپ کر دو, میں سونے جا رہی ہوں. ماہر صاحب آپ چپ کروائیں. اسے جواب دے کر وہ خود پر کمر ڈال کر مزے سے سونے لگی اور اپنی گود میں موجود ان دونوں کو دیکھ کر ماہر کو اپنے دل کے ارمان ان دونوں کے آنسوں میں بہتے ہوئے نظر آتے. اسے تو اب یہ احساس ہو رہا تھا کہ جب وہ اور سائے بچپن میں اسیم کے رومانس میں ٹانگ اڑاتے ہوں گے تو اسے کیسا لگتا ہوگا. شاہ, اسے اپنی گود میں لیٹے ہوئے اسیم کا کاندھا ہلا کر اسے پیچھے متوجہ کیا. آپ کو پتا ہے متسم لالا پری بابی کو فرانس لے کر جا رہے ہیں ہنی مون پر. جانتا ہوں, اور وہ پہلے بھی ایک بار ہنی مون پر جا چکے ہیں. کہنا کیا چاہتی ہو قصوہ؟ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا. زیادہ کچھ نہیں, بس یہی کہ آپ بھی مجھے ہنی مون پر لے کر جائیں. اس کی فرمائش سن کر اسیم کے گنی مونچھوں تلے انابی لب مسکرا اٹھے. تم جانا چاہتی ہو ہنی مون پر؟ ہاں ٹھیک ہے, میں تمہیں لے جاؤں گا. بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ ہم ترکی جائیں گے, لیکن اس شہر میں نہیں جہاں پہلے گئے تھے. وہاں تو گھومنے کی جگہ بھی نہیں تھی, لیکن آپ نے گھمایا بھی تو نہیں تھا, بس گھر میں لے کر بند ہو کے. اور وہاں پہ میں تھی, اسیم شاہ تھے اور ان کی حرکتیں. وہ ایک بار بولنا شروع ہو چکی تھی اور اب بس قصوہ تھی اور اس کی باتیں. جب میری بیٹی ہوگی نا تم اس کا نام جنت رکھوں گا. اس نے آئرہ کی طرف دیکھا, کہا جو اس کے سینے پر اپنا سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی. اور اگر بیٹا ہوا تو اس کا نام تم رکھو گی, لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اس بار میری بیٹی ہی ہوگی. اس کے کہنے پر آئرہ نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا. اور اگر بیٹا ہوا تو پھر میں پھر سے بیٹی کے لیے کوشش کروں گا. اس کے کہنے پر آئرہ نے زور سے اس کے سینے پر مکہ مارا. عالم سدھر جائیں, مطلب بگڑ جائیں. اپنی بات کے جواب میں اس کا ہمیشہ کی طرح وہی جواب سن کر آئرہ نے مسکراتے ہوئے واپس اس کے سینے پر سر رکھ لیا, جس پر عالم نے اس سے اپنے مزید قریب کر لیا. تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے میرے پاس. کیا؟ متسم نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل کے ڈرا سے کچھ چیزیں نکال کر پریشے کو دی, جسے دیکھتے ہی اس نے حیرت سے متسم کی طرف دیکھا. یہ کس لیے؟ کیا مطلب کس لیے؟ تم نے تو کہا تھا کہ تمہیں فرانس لے کر جاؤں, تو بس ہم چلیں گے نا اپنے تیسرے ہنی مون پر. متسم,
میں نانی بننے والی ہوں, بہت اچھی لگوں گی ہنی مون پر جاتے ہوئے. میری جان, تم پر نانی بھی بان جاؤ گی نا, تم پر نانی بھی بان جاؤ گی نا, تو میں تمہیں تب بھی اپنے ساتھ ہنی مون پر لے کر جاؤں گا. مجھے نہیں جانا. اس نے ٹکٹ واپس متسم کو دیے. میں تم سے پوچھ نہیں رہا پڑی, بتا رہا ہوں تیاری کر لینا, ورنہ ایسے ہی اٹھا کر لے جاؤں گا. تم بہت ہی برے ہو متسم, اس نے منہ بنا کر کہا, جس پر متسم نے مسکراتے اس کے گال پر اپنے لب رکھے اسے اپنے قریب کھا لیا. اس نے کہا تھا وہ نہیں جائے گی, لیکن پھر ساری رات وہ متسم سے فرانس کی ہی باتیں کرتی رہی. وہاں وہ کہاں جائے گی, کس جگہ جائیں گے؟ پیرس لازمی جائیں گے. اس وقت وہ لانچ میں بیٹھا ہوا کب سے حرائب کے ساتھ کھیل رہا تھا, لیکن شاید اب حرائب میڈم کو نیند آ رہی تھی جب بھی اپنی آنکھیں بار بار بند کر دی. رخصتی کے وقت وہ بھی سب کے ساتھ حویلی آ گیا تھا, کیونکہ اس حرائب کے ساتھ ٹائم گزارنا تھا. پھر پتہ نہیں اسے ملاقات کب ہوتی, اس لیے جب تک وہ یہاں تھا تب تک اپنا سارا ٹائم اس ننھی گڑیا کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا. وہ چھوٹی سی گڑیا اسے پہلی نظر میں بہت ہی پیاری لگی تھی, اور اب تو اسے اتنے کم وقت میں بہت ہی خاص بھی لگنے لگے تھے. اسے اپنی گود میں اٹھائی ارتضا ٹہنے لگا, اور تھوڑی دیر میں اس کے کاندھے سے لگی ہوئی حرائم سو چکے تھے. اسے سوتا دیکھ کر ارتضا نے مسکراتے ہوئے اس کے گال پر اپنے لب رکھے. اب تو اسے خود بھی نیند آئی تھی. اسے اپنی گود میں اٹھائے ہوئے پیچھے کے کمرے کی طرف چلا گیا تاکہ حرائم کو اسے دے سکے. اس وقت نہ حویلی میں موجود کسی فرد کو, نہ خود ارتضا کو, اور نہ ہی اس کے کاندھے پر سر رکھ کے سوئی حرائم کو یہ اندازہ تھا کہ آگے جا کے کیا ہونے والا ہے. ان میں سے کسی کو بھی اس وقت یہ اندازہ نہیں تھا کہ آگے جا کے حرائم سریام شاہ نے ارتضا احسان افندی کا جنون بن جانا تھا, اس کا عشق بن جانا تھا.